10th क्लास का बायोलॉजी का पार्ट 2 जिसमें ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होते हैं और इस वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। देखते हैं बारी बारी से क्रमानुसार। जैसे पहला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, या क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, किस रंग का होता है क्लोरोफिल का वर्णक। अब इसमें ऑप्शन है ए हरा, बी नीला, सी लाल और डी सफ़ेद। आप ये समझिए किस ऑप्शन में सही उत्तर आपका हो गया ए, यानी हरा। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल जो है पौधों के पत्तियों के अंग में पाए जाते हैं और इसी क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग हरा होता है। तो यह भी प्रश्न पूछता है कि पत्ती का हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है, तो क्लोरोफिल वर्ण के कारण होता है। तो हम ये प्रश्न देख चुके कि किस रंग के कारण जो है पत्ती का रंग जो है हरा होता है, तो वर्णक वो क्या है, क्लोरोफिल है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है मनुष्य में, दूसरा है कॉकरोच में, तीसरा है घोड़ा में और चौथा है ऊंट में। तो इसका सही विकल्प उत्तर होगा कॉकरोच में। अब इसमें एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ सकता है कि खुला परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा विलियम हार्वे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछता है कि रक्त की खोज किसने किया, तब हो जाएगा लैंड स्टीनर। तो ये आपका दूसरा प्रश्न तैयार हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, यह रोग से संबंधित है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है, किसकी कमी से पनपता है? ये डायरेक्ट सवाल होता है। तो ऑप्शन देखेंगे चारों ऑप्शन को। पहला है आयोडीन की कमी से, दूसरा है रक्त की कमी से, तीसरा है चीनी की कमी से और चौथा है मोटापा से। तो जब हम चारों ऑप्शन को देखते हैं तो इसका सही विकल्प माना जाता है आयोडीन, क्योंकि आयोडीन क्या है, एक नमक है। लेकिन आप यह देखिए कि ग्वाइटर अथवा जो घेंघा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। शरीर में हमारे पास एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्रंथि, जिससे एक हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, और यही थायरोक्सिन हार्मोन जो है शरीर के अंदर आयोडीन के स्तर को बनाए रखता है, अर्थात वह संतुलन प्रदान करने का काम करता है। लेकिन जैसे ही थायरोक्सिन की कमी होना शुरू हो जाता है वैसे ही आयोडीन के स्तर में गिरावट आ जाती है, और यह गिरावट ही एक रोग को जन्म देता है जिसको हम ग्वाइटर अथवा घेंघा नामक रोग कहते हैं। यह मनुष्य के गर्दन अर्थात कह सकते हैं कि जो गर्दन का भाग होता है उसके अंदर एक बैलून की तरह एक आकृति लटक जाती है, और यह आकृति एक सूजन के रूप में होती है जिससे हम घेंघा रोग कहते हैं। चलिए अब चौथा प्रश्न की तरफ आइए। क्वेश्चन है कि ओजोन परत पाई जाती है। क्वेश्चन समझिए, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत क्या है? ओजोन परत में ही क्या है, एक प्रकार के गैस पाए जाते हैं, अर्थात ये ओजोन परत जो होता है यह सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है, और यही कारण है कि पृथ्वी पर परावैंगनिक किरणें नहीं पहुंच पाती है। अगर परावैंगनिक किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाती तो शायद कई दुष्ट परिणाम देखने को मिलता, जैसे त्वचा संबंधी कैंसर हो जाता है, जैसे वातावरण में ऊष्मा की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे वृक्ष पेड़ पौधे जो होते हैं वह जलना शुरू कर देता है, जैसे जीव जंतुओं में प्रजनन क्षमताएं भी नष्ट होनी शुरू हो जाती है। तो ये दुष्प्रभाव दिखता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फीयर में,
या फिर एक्सोस्फीयर में, या फिर आयनोस्फीयर में, या ट्रोपोस्फीयर में? तो इसका सही जवाब होगा स्ट्रेटोस्फीयर में। इसलिए इसको हिंदी में हम कहते हैं, क्या कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ऑप्शन दे देगा समताप मंडल, बी ओजोन मंडल, सी वायुमंडल, और डी इनमें से सभी। तो जब हिंदी में पूछता है तो हम कहेंगे समताप मंडल। लेकिन ओजोन परत कुछ मात्रा में ओजोन मंडल में भी पाए जाते हैं, जिसकी अंश कम होती है। अगर ऑप्शन में एक तरफ ओजोन मंडल रहे, दूसरी तरफ समताप मंडल रहे, तो आपको दोनों आंसर सही होगा, क्योंकि तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों देता है। तो हमें देखना होगा कि क्वेश्चन क्या है और साथ में ऑप्शन क्या है। उस ऑप्शन के आधार पर क्वेश्चन का जो है आंसर, उत्तर चूज किया जाता है, चुना जाता है। चलिए अब आइए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है, यह नहीं कि छोटी ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? ऑप्शन देखिए चारों क्या है। पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा है अग्नाशय, तीसरा है अंडाशय, और चौथा है एड्रिनल। तो हम जानते हैं इस ऑप्शन में सही ऑप्शन होगा ए, यकृत। यकृत को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं, यह भी जानते हैं। तो यकृत ना देख, तो ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल। तो यकृत को हम लोग अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। कभी कभी इंग्लिश वर्ड्स पूछता है तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है अथवा लीवर होता है। लेकिन अगर पूछ दे कि मनुष्य के शरीर की सबसे द्वितीय ग्रंथि कौन सी है, तो फिर आपका अग्नाशय हो जाएगा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग पैंक्रियाज कहते हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन निकलता है। फिर इसी से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हिंदी में कहते हैं पीयूष ग्रंथि। और इसी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, अर्थात मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसलिए क्योंकि शरीर के जितने भी अंग हैं वो सभी अंगों का कंट्रोल और नियंत्रण इसी मास्टर ग्रंथि अर्थात पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। तो हम यह भी देख लिए। अब आप देखिए 6ठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुक्राणु का निर्माण होता है, अर्थात कहाँ होता है? तो ऑप्शन है ए वृषण में, ऑप्शन है बी गर्भाशय में, ऑप्शन है सी अंडाशय में, ऑप्शन डी है सभी में। क्वेश्चन क्या है? शुक्राणु। शुक्राणु क्या है? शुक्राणु को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। और यह जो है, यह क्या है? नर का गैमिट होता है। नर के गैमिट होने के कारण ये जो शुक्राणु बनेंगे वह जब भी बनेंगे तो टेस्टिस में बनेंगे, जिसको हिंदी में हम वृषण कहते हैं। अर्थात वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अब यह देखिए कि गर्भाशय और अंडाशय ये 2 ऑप्शन जो हैं ये मादा से संबंधित हैं। तो गर्भाशय में क्या होता है? बच्चे पलते हैं, अर्थात शिशु जो होते हैं इसी के अंदर आकर अपना आकार का विस्तार करते हैं। जबकि अंडाशय जो होता है यहीं से अंडाणु का निर्माण होता है, चाहे वह पुष्प की बात आता हो, चाहे वह मादा प्राणी की बात आता हो। तो हम तीनों ऑप्शन में देखें, क्योंकि इन तीनों ऑप्शन से कहीं से भी रिलेटिव प्रश्न जो है खड़ा कर सकता है या उठा सकता है। अब देखें हम लोग 7 क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। क्या कह रहा? स्त्रियों में, यानी स्त्रियों में जो क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं उसमें लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है, क्या होता है? ऑप्शन देखिए XY, XX, YX या सभी। तो इसमें सही विकल्प आपका बी हो जाता है XX, क्योंकि XY जो होते हैं यह पुरुषों में पाए जाते हैं, और पुरुष में जो XY गुणसूत्र पाए जाते हैं इसे ही हम 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अर्थात लिंग का निर्धारण जो होता है पुरुष के 23वें जोड़ा X और Y के द्वारा ही शुरू होता है, जिससे भ्रूण जो शिशु का आकार धारण करते हैं तो वह बेटा होगा या बेटी,
यह निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम 23वां जोड़ा ही निर्धारित करता है। चलिए हम लोग 8वें क्वेश्चन में आते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी माना जाता है। फिर से क्वेश्चन समझिए, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? यानी पत्ती का वह कौन सा स्थान है जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है? वायुमंडल में जो गैस होते हैं, जिस गैस की आवश्यकता पौधों के लिए ज़रूरी है, पत्तियों के लिए ज़रूरी है, ये पूछ रहा है। तो ये आप ऑप्शन देखिए, ए है सिरा, बी है रंध्र, सी है जड़ और डी दिया है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा बी अर्थात रंध्र। अब यहीं से एक क्वेश्चन और पूछेगा आपको कि सूर्य का प्रकाश जो है वह पौधे के कौन सा भाग अवशोषित करता है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा पत्ती। क्यों? क्योंकि पत्तियों में स्टोमेटा पाई जाती है और वही प्रकाश को अवशोषित करती है। तो इससे फिर एक रिलेटिव नया क्वेश्चन निकलता है कि पत्तियों में जो स्टोमेटा पाया जाता है उसका खुलना या बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य के प्रकाश पर, अर्थात सूर्य के प्रकाश पर ही पत्तियों में जो स्टोमेटा पाई जाती है उसका खुलना और बंद होना ये उसी पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन 9 है जो कहता है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप का अर्थ क्या होता है? पेड़ पौधा। और हार्मोन आप जान रहे हैं कि हार्मोन जो है वह किसी भी जीव प्राणियों को, जंतु प्राणियों के शरीर के डेवलप के लिए, शरीर की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जंतु हार्मोन होता है, ठीक उसी तरह से पादप हार्मोन होता है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है, यानी 4 विकल्प में से कौन सा हार्मोन है जो पादप हार्मोन कहलाता है? तो ऑप्शन ए में देखिए इथिलीन, बी में है ऑक्सिन्स, सी में है जिब्रेलिन्स और डी में है सभी। तो हम तीनों ऑप्शन जब देखते हैं तो तीनों ऑप्शन जो है ये पादप हार्मोन का उदाहरण ही है, इसलिए इसमें विकल्प जो है आपका डी सही हो जाएगा। अब इस चारों विकल्प में आप देख रहे हैं तो इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इनमें से कौन सा पादप हार्मोन काम करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इथिलीन। तो इथिलीन जो है यह हार्मोन भी है और इथिलीन जो है यह गैस भी है। यही कारण है कि जो कच्चे फले होते हैं उन कच्चे फलों को हम इथिलीन हार्मोन के द्वारा पकाने का काम करते हैं। तो यह भी प्रश्न बार बार पूछते रहता है। चलिए हम लोग 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और क्या पूछ रहा है। यहाँ क्वेश्चन था कि पादप हार्मोन का उदाहरण है और यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन पादप हार्मोन का उदाहरण नहीं है। अर्थात अगर ऐसे सवाल हों तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो नहीं शब्द आता है उसको घेर देना चाहिए ताकि आपके ऑप्शन जो है चुनने में आसानी हो और इस प्रश्न का उत्तर हमसे गलत न हो सके। तो क्वेश्चन सुनिए कि कौन पादप हार्मोन नहीं है। हमने नहीं को घेर दिया, यानी इसमें कौन नहीं है ये चूज करना है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है साइटोकाइनिन, दूसरा ऑप्शन कहता है ऑक्सिन्स और तीसरा ऑप्शन कहता है एथिलीन और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन। हम तीनों जो पढ़ रहे हैं साइटोकाइनिन, ऑक्सिन्स और एथिलीन, कहीं ना कहीं ये हार्मोन है। पहले भी क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें छट जाता है कि एक है जो इसमें हार्मोन नहीं है और वह डी ऑप्शन है, अर्थात ऑक्सीटोसिन जो है यह हार्मोन नहीं है। चलिए हम लोग 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न क्या कर रहा है? 11वां प्रश्न पूछता है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, अर्थात कितनी होती है? हम जानते हैं कि गुणसूत्र जो होता है यह आनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का काम करता है। तो गुणसूत्र पाया कहाँ जाता है? तो सभी जीव जंतु प्राणियों में पाया जाता है और गुणसूत्र की जो इकाई होता है वह जीन होता है। यही क्वेश्चन पूछता है कि गुणसूत्र की मूल इकाई क्या है, तो वह आंसर हो जाएगा जीन। लेकिन अगर पूछ दिया कि डीएनए जो है वह किसकी इकाई है,
तो वह भी आ जाएगा गुणसूत्रों की इकाई है। तो हम दो चीज़ देखें इसमें, लेकिन क्वेश्चन देखिए कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन सी है 46, ऑप्शन डी है 22। तो अगर ऑप्शन 23 और 46 रहे तो इन दो ऑप्शन में से हमें जोड़ा वाला चुनना चाहिए, क्योंकि यह पहले यन अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही यह शारीरिक संबंधों के माध्यम से ये स्थानांतरण होते हैं तो यही यन टू यन में बदल जाता है। तो 23 है, इसको अगर हम 2n लिखते हैं, 2 से गुना करते हैं तो 23 दूनी 46 हो जाता है। तो ऑप्शन तो 46 भी है, लेकिन इस हालात में हमें बी सही करना होगा। जब भी ऑप्शन में 23 और 46 हो तो हमें राइट आंसर के रूप में 23 ही चुनना पड़ेगा। हाँ, अगर ऑप्शन में 23 ना हो और ऑप्शन में 46 दिए हुए रहे तो फिर हम 46 को चुनेंगे, लेकिन यहाँ 23 दिया हुआ है, इसलिए हम मानव में गुणसूत्रों की संख्या को 23 जोड़े के रूप में चुनते हैं। चलिए आगे आइए, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है। हम इसके पहले वाले वीडियो में भी देखे थे कि रक्त क्या है। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, और यही रक्त जो है मानव के शरीर में, जंतुओं के शरीर में संपूर्ण अंगों के पास ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है। इसलिए रक्त मानव के शरीर में इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप देखें एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर रक्त पाए जाते हैं, तो 5 से 6 लीटर रक्त पाए जाते हैं। लेकिन अगर यही पूछ दे कि महिलाओं में, एक वयस्क महिलाओं में रक्त कितना पाया जाता है, कितना लीटर पाया जाता है, तो फिर पुरुषों से आधा लीटर कम पाई जाती है। तो ये लीटर के हिसाब से देखें कि एक वयस्क मनुष्य में कितने लीटर रक्त पाए जाते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन के आधार पर कि रक्त का पीएच मान क्या है। ऑप्शन है 7, ऑप्शन है 6.4, फिर है 6.5, फिर है 7.4। ये रक्त का पीएच मान पूछ रहा है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 7.4। अब आप यह देखिए कि पीएच मान क्या है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि पीएच मान क्या है। इसका सही जवाब है कि पीएच मान जो है वह फ्रेंच भाषा से लिया गया एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है 10 प्रतिघात, अर्थात 10 का घात। अगर इसमें 3 तरह का है, अगर पीएच मान किसी का 7 हो तो वह उदासीन होता है, अगर पीएच मान 7 से कम हो तो वह अम्लीय होता है, अगर पीएच मान 7 से अधिक हो तो वह क्षारीय होता है। तो ये तीनों चीज़ हम देख लिए कि आखिर पीएच मान है क्या। तो क्वेश्चन था कि रक्त का पीएच मान क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7.4। अब यहाँ आप देखिए कि ये जो पीएच मान 7 है, तो ये पीएच मान 7 बता रहा है कि ये उदासीन है। तो ये किसका पीएच मान होता है? यह शुद्ध जल का पीएच मान होता है। और शुद्ध जल क्या है? तो वर्षा के जल को हम शुद्ध जल कहते हैं। दूसरा देखिए है 6.4 पीएच मान, ये किसका है? तो ये आपका मूत्र का पीएच मान होता है 6.4, कहीं कहीं 6 सीधे लिखता है 6। और ये जो आप सी में देख रहे हैं 6.5, तो ये जो 6.5 पीएच मान होता है ये आपका किसका होता है? ये 6.5 आपका किसका होता है? तो ये लार का होता है, जो आपके सलाइवा ग्रंथि से, लार ग्रंथि से जो लार निकलता है उसका पीएच मान 6.5 होता है। तो यहाँ से एक नया क्वेश्चन बनता है कि रक्त का पीएच मान अगर 7.4 होता है तो रक्त अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है? तो रक्त क्या हो जाएगा? रक्त अम्लीय हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है, हाँ 7.4 से अधिक है, तो 7.4 से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय, है ना। और 7 से अगर कम रहता तो क्या हो जाता? अम्लीय। और अगर 7 रहता तो क्या हो जाता? उदासीन। तो सिर्फ उदासीन पीएच मान किसका होता है? वर्षा का जल होता है, जिसको हम शुद्ध जल कहते हैं। चलिए 13वां क्वेश्चन में आइए, क्या कह रहा है? रक्त दाब मापी यंत्र का नाम क्या है? यानी हम रक्त को किस यंत्र से मापते हैं? अब देखिए ऑप्शन ए है लैक्टोमीटर,
बी है बैरोमीटर, सी है स्फाइग्नोमैनोमीटर और डी है सभी। इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अर्थात स्फाइग्नोमैनोमीटर। इसके अलावे जो ऑप्शन है उसको भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए लैक्टोमीटर है तो इससे दूध की शुद्धता को मापते हैं। अब जैसे बैरोमीटर है तो इससे वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। यानी ये दोनों भी मापक यंत्र हैं, लेकिन ये अलग अलग हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, जबकि लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, जबकि स्फाइग्नोमैनोमीटर से रक्त दाब को मापा जाता है। तो ये तीनों जो यंत्र हैं ये अलग अलग चीज़ मापने का काम करते हैं। चलिए अब 14वां क्वेश्चन देखिए। मछली का श्वसनांग कौन सा है? यानी पूछ रहा है कि मछली जो श्वसन करती है, श्वसन की क्रिया करती है, उसका अंग कौन सा है? किस अंग से मछली श्वसन क्रिया करती है? ऑप्शन देखिए, गिल्स, त्वचा, फेफड़ा, ट्रैकिया। अब इसमें देखिए मछली जो श्वसनांग है, मछली का जो श्वसन का अंग है वो आपका गिल्स है। लेकिन इसमें जो 3 ऑप्शन है यह भी किसी न किसी जंतु का क्या है? श्वसनांग है, अर्थात श्वसन का अंग है। तो अगर हम त्वचा देखते हैं तो त्वचा किसका श्वसन का अंग है? यह मेढक का है, अर्थात मेढक जो है वह श्वसन क्रिया जो करती है वह त्वचा से करती है। फेफड़ा किसका है? यह मनुष्य का है, अर्थात मनुष्य में जो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है वह फेफड़ा से होती है। फिर देखिए क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया किसका श्वसनांग है? तो ये जो है आपका तिलचट्टा का है, अर्थात तिलचट्टा के द्वारा ही, तिलचट्टा में जो है ट्रैकिया के द्वारा ही श्वसनांग होते हैं, श्वसन की क्रिया वो संपन्न होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, कभी मछली का पूछ देता है, कभी मनुष्य का पूछता है, कभी मेढक का पूछ देता है और कभी जो है तिलचट्टा अर्थात कॉकरोच का पूछ देता है। तो ये श्वसनांग अंग हैं जिससे जंतु श्वसन की क्रियाओं को संपन्न करने का काम करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्या कह रहा है। मनुष्य में पाचन आरंभ कहाँ से होता है? मनुष्य में पाचन आरंभ कहाँ से होता है? पाचन का अर्थ क्या होता है? जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वह भोजन जो है एक बृहद अणु में होता है, और बृहद अणु जो होती है वह एक जटिल प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले जैसे ही हम भोजन को मुख में डालते हैं तो दांत जो होते हैं दांत क्या करता है? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। जीभ जो होता है वह दांतों के बीच में भोजन को ले जाने का काम करता है, और उसी मुख में एक सलाइवा ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम लार ग्रंथि कहते हैं, और उससे लार निकलता है। लार क्या करता है? भोजन को सान देता है, अर्थात लुगदी का निर्माण कर देता है, जिससे भोजन मुख ग्रंथि से होते हुए अन्य अंगों की तरफ सरलतापूर्वक, आसानीपूर्वक जा सके। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य में पाचन आरंभ कहाँ से होता है? ऑप्शन देखेंगे, ए कहता है मुख, बी कहता है छोटी आंत, सी कहता है बड़ी आंत और डी कहता है सभी। तो ये आरंभ पूछ रहा है, अंत नहीं पूछ रहा है। तो आरंभ जो होता है वह मुख से होता है, अर्थात मानव में भोजन का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि मनुष्य में पाचन का अंत कहाँ होता है, यानी वह कौन सी ग्रंथि है जहाँ पाचन संपन्न हो जाती है? तो फिर वह आपका आ जाता है छोटी आंत, अर्थात मनुष्य में भोजन का सबसे अंत भाग पाचन जो होता है वह छोटी आंत में होता है। तो इस प्रकार हम देखें कि मनुष्य में पाचन जो आरंभ होती है वह मुख से होती है, तथा मनुष्य में पाचन का जो अंत होता है वह छोटी आंत में होता है। तो ये जो क्वेश्चन 15 देखें, 15 संख्या में दिखाई देता है, लेकिन इससे रिलेटिव हम कई क्वेश्चन को बनाते हैं, और ये सभी क्वेश्चन जो है बोर्ड दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होता है, जहां आपको कभी ना कभी प्रश्न पत्र में दिखाई देगा। और इस बार जो 2025 में एग्ज़ाम होने वाली है उसमें साइंस में कई क्वेश्चन आपको यहीं से दिखाई देगा। इस तरह से आपका जो है ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस अच्छे से हम कराने का प्रयास किए हैं। इसे बार बार आप देखिए समझते हुए, तो आपको पूरे मेमोरी में लोड हो जाएगी, और फिर इसका बार बार आप रिवीजन करते रह सकते हैं, जो कभी आप भुला नहीं सकते हैं। धन्यवाद।